अगर उसके पास कोई और विकल्प न होता तो वह कभी हार न मानता। शिवाय ने कंधे उचकाए और कहा, खैर, मेरे पास बहुत समय है। मैं यहीं रुकूंगा, चाय पीऊंगा, शो देखूंगा और मास्टर यशपाल के मन बदलने का इंतजार करूंगा। बैंग बैंग बैंग। छुटकी अभी भी तबाही मचा रही थी। वह छोटी बच्ची मानो एक राक्षसी जीव थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ती हुई, एक के बाद एक दीवारों को गिराती हुई। लेकिन वह बिल्कुल बेफिक्र लग रही थी, खिलखिला रही थी और खूब मजे कर रही थी। पहले यशपाल छुटकी को अपने पक्ष में करने का मौका ले सकता था, लेकिन शाही रक्षकों का रवैया देखकर उसे पता चल गया कि शिवाय का इतिहास बेहद शक्तिशाली है। इस बार उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, कड़वी गोली निगल लो। उसने अपने आदमियों को बुलाया और सारी जानकारी मिलने के बाद कहा, युवा स्वामी शिवाय, हमारे संप्रदाय को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे दुकानें आपकी हैं। अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। हमारा संप्रदाय पूरा मुआवजा देने को तैयार है। हमें आशा है कि युवा स्वामी शिवाय उदारता दिखाएंगे और इस मामले को यहीं समाप्त कर देंगे। पृथ्वी जल संप्रदाय के विनाश से जुड़ी घटना के बारे में उन्होंने स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कहा, बस इसे एक दुष्ट आत्मा को नाराज करने से मिला सबक मान लिया। बेशक वे चंद्रकांत से मुआवजा मांग सकते थे, क्योंकि चंद्रकांत परिवार ही इस मुसीबत का कारण था। पृथ्वी जल संप्रदाय के सभी शिष्यों ने शर्म और क्रोध के भाव दिखाए, लेकिन शिवाय की प्रभावशाली उपस्थिति के कारण वे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह उनके जीवन का सबसे अपमानजनक दिन है। शिवाय ने उस पर एक नजर डाली। उसने कहा, तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली? कल किसने कहा था कि तुम इतने अंधे बनो और मेरे यहां हंगामा करो? खैर, चूंकि मास्टर यशपाल सुलह करने को तैयार हैं, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। पहले मुझे 1,00,000 ताइल चांदी दो, फिर जाओ और हर दिन चंद्रकांत परिवार की दुकानें तोड़ दो। यशपाल ने कप्तान जोरावर की ओर देखकर कहा, हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, बकवास बंद करो। शिवाय ने दृढ़ता से हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे यहां थोड़ी देर और रुकने में कोई आपत्ति नहीं है। यशपाल को अपमानित होते देख स्थानीय गुट के सभी शिष्य शोक और आक्रोश से भर गए और उनका मन कर रहा था कि वे शिवाय के टुकड़े टुकड़े कर दें। लेकिन शाही रक्षकों को शत्रुतापूर्ण निगाहों से देखते देख उनके पास अपने विचारों को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, यशपाल ने तुरंत और दृढ़ता से फैसला लिया। उसने जल्दी से निर्णय लिया और दांत पीसते हुए सहमति दे दी। उसने हाथ हिलाया। थोड़ी देर में कोई ऊनी कपड़े का एक डिब्बा लेकर आया, जिसे उसने उठाया और शिवाय की ओर फेंक दिया। शिवाय ने उसे खोला और अंदर 10 चांदी के नोट चुपचाप पड़े हुए पाए, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 10,000 ताइल था। वह हल्का सा मुस्कुराया, कप्तान जोरावर के पास गया, उन्हें चांदी के नोट सौंपे और कहा, कप्तान जोरावर, यह मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। इस यात्रा के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आपको बाद में बढ़िया भोजन कराएंगे। वाह, यह बच्चा तो बहुत उदार है। ये तो 1,00,000 ताइल चांदी है, 10 कागज के टुकड़े नहीं। कप्तान जोरावर ने तुरंत मना करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। नागरिकों की सुरक्षा करना हम शाही रक्षकों का कर्तव्य है। यह सुनकर पृथ्वी जल संप्रदाय के शिष्यों का मन किया कि वे फिर से किसी को मार दें। शिवाय जब इतना आक्रामक व्यवहार कर रहा था, तब तुमने यह बात क्यों नहीं कही? वह तो हद से ज्यादा दादागिरी कर रहा है। इसे ले लो, हम भाइयों को बेकार की यात्रा नहीं करने दे सकते। शिवाय ने चांदी के नोट जबरदस्ती आगे बढ़ा दिए। उसके लिए 1,00,000 ताइल चांदी कुछ भी नहीं थी, और वैसे भी यह पृथ्वी जल संप्रदाय का काला धन था, जिसे वह बिल्कुल भी छूना नहीं चाहता था। कप्तान जोरावर ने चांदी के नोटों को एक तरफ रख दिया और शिवाय के प्रति अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त की। हालांकि वह पूरे 1,00,000 ताइल चांदी अपने पास नहीं रख सकता था और वापस लौटने पर उसे इसका बड़ा हिस्सा सौंपना पड़ता, फिर भी उसे कम से कम 10,000 ताइल मिल गए, जो एक बड़ी अप्रत्याशित कमाई थी। यशपाल के चेहरे पर शिकन आ गई। वह पैसा उसका था, फिर भी शिवाय ने उसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया और उसे एक धन्यवाद तक नहीं मिला। युवा स्वामी शिवाय, क्या अब आप संतुष्ट हैं? उसने अपना अहंकार और खून निगल लिया
उसके माथे की नसें फड़क रही थीं। हे, शिवाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद ऐसा ही हो। मास्टर यशपाल, मेरी विनती मत भूलिएगा। अगर कल भी चंद्रकांत परिवार की दुकान खुली रही तो मैं इन दोस्तों को फिर से चाय पर यहां लाऊंगा। मैं युवा स्वामी शिवाय को कभी निराश नहीं करूंगा। यशपाल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अब तुम उस छोटी लड़की को रोक सकते हो। उसने छुटकी की ओर इशारा किया और शिवाय रुक गया, लेकिन छोटी बच्ची नहीं रुकी। वह एक के बाद एक दीवार को धकेलती रही, हर बार दीवार गिराने पर खिलखिलाती रही। उसे इसमें बहुत मजा आ रहा था। शिवाय हंसते हुए बोली, छुटकी, चलो घर चलते हैं। बेटू, मैं थोड़ा और खेलना चाहती हूं। छोटी बच्ची ने कहा कि उसका खेलना अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो मांस खाते हैं, शिवाय ने ललचाते हुए कहा। मांस, मांस, मांस। छुटकी तुरंत उछलकर शिवाय से एक छोटे बंदर की तरह चिपक गई। महोदय, हरी पहाड़ियां वैसी ही रहेंगी, निर्मल जल अनंत काल तक बहता रहेगा, जब तक हम फिर से न मिलें। शिवाय आगे बढ़ गया और रघुनाथ के लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। शाही रक्षक स्वाभाविक रूप से तेजी से पीछे हट गए और पृथ्वी जल संप्रदाय के लोग जमीन पर फैली तबाही को देखते रह गए। उनका मन रोने का कर रहा था, लेकिन उनके पास आंसू नहीं थे। शिवाय सबसे पहले स्वर्गीय मार्शल हॉल गए और कमीशन की स्थिति को पूर्ण में बदल दिया ताकि सभी को उनका पुरस्कार मिल सके। युवा स्वामी शिवाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हें कभी ऐसी ही कोई अच्छी नौकरी मिले तो मुझे फोन करना याद रखना। भाई, सभी ने कहा कि बिना किसी जोखिम के सिर्फ एक लड़ाई से 10,000 चांदी के सिक्के कमाना एक अविश्वसनीय रूप से बढ़िया काम था। पहले वे जो काम करते थे, जैसे किसी डाकू के अड्डे में किसी को मारना, वे खतरों से भरे होते थे, जिनमें अक्सर मौत हो जाती थी। यानी वे पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे। स्प्रिट्सी दायरे के कई विशेषज्ञों ने अपवाद बनाते हुए शिवाय को देखकर मुस्कुराया। वे इतने शक्तिशाली संरक्षक से मित्रता करना चाहते थे, लेकिन स्प्रिट्सी दायरे में होने के कारण वे बहुत अधिक उत्साह दिखाने में संकोच कर रहे थे। सभी लोग तितर-बितर हो गए, लेकिन रघुनाथ वहीं रुक गया, क्योंकि वह अभी भी शिवाय से साधना तकनीकों के बारे में पूछना चाहता था। बताओ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? रघुनाथ ने कहा। हालांकि उसने शिवाय के यहां काम करने के लिए सहमति दे दी थी, लेकिन उसे भुगतान भी मिल चुका था। इसलिए जाहिर तौर पर उसे अपनी साधना संबंधी समस्याओं का समाधान खोजने का कोई और तरीका ढूंढना था। शिवाय मुस्कुराई और बोली, 1 साल के लिए मेरी अनुयायी बनो। कई झंझनाहटों के साथ शिवाय ने अपनी शक्ति का विस्फोट किया और बाघिन लड़की पर बेरहमी से हमला किया। बाघिन लड़की पृथ्वी जल संप्रदाय के हमले से बचने के लिए पहले ही शिवाय के पास लौट आई थी। अगर उसे बंधक बना लिया जाता तो शिवाय के लिए सिरदर्द बन जाता। रुको! पृथ्वी जल संप्रदाय के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे हिले, रघुनाथ और अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे चलने लगे, जिससे पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई। कृपया सज्जनों, हमें मुश्किल स्थिति में न डालें, रघुनाथ के लोगों ने एक के बाद एक कहा। पृथ्वी जल संप्रदाय के कुछ सदस्य तो खून से लथपथ थे। यह लड़का तो यहां उपद्रव मचाने आया था, तो फिर उन्हें उसे परेशान न करने की सलाह क्यों दी जा रही थी? क्या इस दुनिया में कहीं न्याय है? शिवाय ने सामने दिख रही हर चीज को तोड़ फोड़ दिया और छुटकी एक हिंसक पागल में बदल गई, जिसने फर्नीचर और सजावट की चीजों को इस कदर तहस नहस कर दिया कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया। हालांकि वे सिर्फ 2 लोग थे, एक बड़ा और एक छोटा, लेकिन ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के साधकों के रूप में उनकी विनाशकारी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। ये फूलदान तो अच्छा है। शिवाय ने फूलदान उठाया, उसे धड़ाम से तोड़ दिया, कंधे उचकाए और कहा, ओ, मेरा हाथ फिसल गया। क्लांग! एक और खूबसूरत फूलदान चकनाचूर हो गया। मेरा हाथ फिर फिसल गया। टकराना! आज मेरी उंगलियां बार बार क्यों फिसल रही हैं? मास्टर यशपाल, जब आप मुझे मुआवजा देने का फैसला कर लें, तब मुझसे बात करना। शिवाय हंसते हुए हॉल की दीवार पर टंगी भित्ति चित्रों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसे देखकर छुटकी खुशी से ताली बजाने लगी।
क्योंकि चित्र में भेदक आंखों और सफेद माथे वाले एक भयंकर बाघ को दर्शाया गया था, इसलिए इसने स्पष्ट रूप से छोटी लड़की के लिए निर्धारित वर्जना का उल्लंघन किया। यशपाल का चेहरा गंभीर था। उसने दांत पीसते हुए कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, शाही रक्षकों को सूचना दो कि किसी ने इस संपत्ति पर अतिक्रमण किया है और अपराध किया है। पंथ प्रमुख पृथ्वी जल संप्रदाय के सदस्यों ने हैरानी से कहा, अगर वे इसकी सूचना शाही रक्षकों को देते तो उनकी प्रतिष्ठा का क्या होता? एक प्रतिष्ठित संप्रदाय एक साधारण युवक के कारण शाही रक्षकों को बुलाने पर मजबूर हो जाए। जब यह बात फैल जाएगी तो वे अपनी प्रतिष्ठा कैसे बचा पाएंगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह अपना नाम बना लोगे? यशपाल ने चिढ़कर कहा। सब लोग एकदम चुप हो गए। हाँ, शिवाय को चीजें तोड़ने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन वे बस बेबस होकर देखते रह गए। क्या यही उनकी इज्जत बचाने का तरीका था? मैं करूंगा। दुर्जन ने दांत पीसते हुए यह काम स्वीकार कर लिया। वह शिवाय को मुसीबत खड़ी करते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने वहां से चले जाने और उससे बचने का फैसला किया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दुर्जन, यशपाल ने कहा। दुर्जन के चले जाने के बाद हालात इस मुकाम पर पहुंच गए थे। पृथ्वी जल संप्रदाय के सदस्यों ने इसे स्वीकार कर लिया था और शिवाय से निपटने के लिए शाही रक्षकों का इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि साम्राज्य के अपने कानून हैं और किसी के घर को खुलेआम नष्ट करना एक गंभीर अपराध है। महज आधे घंटे बाद दुर्जन कई दर्जन शाही अंगरक्षकों के एक समूह के साथ आ पहुंची। हालांकि लोगों की संख्या कम थी और यहां तक कि नेता भी केवल जीवन प्रवाह के स्तर का था, फिर भी उनका रुतबा निर्विवाद था। क्या रघुनाथ और अन्य लोग कोई और कदम उठाने की हिम्मत करेंगे? कोई भी कदम उठाना साम्राज्य का विरोध करना होगा। यह राजद्रोह का एक जघन्य अपराध होगा। पृथ्वी जल संप्रदाय के सदस्य शाही रक्षकों को देखने के लिए इतने उत्सुक कभी नहीं हुए थे। उनकी आंखें उत्साह से लाल थीं और वे उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़े। उनका उत्साह इतना प्रबल था कि शाही रक्षक चौंक गए। ये लोग भयानक ढंग से हंस रहे थे। उनमें से एक ने सोचा, हम सब पुरुष हैं, फिर भी तुम मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए हो और छोड़ने से मना कर रहे हो? क्या तुम मेरे गुलदाउदी के पीछे पड़े हो? कप्तान जोरावर, यशपाल ने शाही रक्षक दस्ते के नेता को नमस्कार किया। एक पागल ने शाही कानूनों की अवहेलना करते हुए यहां अराजकता फैलाई है। कृपया उसे गिरफ्तार करें और कानून के अनुसार उसे कड़ी सजा दें। कप्तान जोरावर ने हैरानी से कहा, लॉर्ड यशपाल की ताकत के बावजूद आप इस पागल को संभाल नहीं सकते। पृथ्वी जल संप्रदाय के सदस्य शर्म से लाल हो गए, लेकिन यशपाल ने शांत भाव से कहा, हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। हम इतनी आसानी से बल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से हम तुरंत कप्तान जोरावर को सूचना देंगे ताकि शाही रक्षकों को उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकें। यही उचित और कानून के अनुरूप है। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। कप्तान जोरावर के चेहरे पर हल्की सी झंझनाहट हुई। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि पृथ्वी जल संप्रदाय के लोग किस प्रकार के थे। जब उसने यशपाल को खुद को एक अच्छा प्रजाजन कहते सुना तो उसे उल्टी करने की तीव्र इच्छा हुई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका, अन्यथा अगर उसने यशपाल के चेहरे पर अपने ही शब्दों से दाग लगा दिया होता तो शाही रक्षक दल के एक दस्ते के नेता के रूप में भी उसे खुद को समझाना मुश्किल हो जाता। हाँ हाँ हाँ, मास्टर यशपाल का धैर्य सचमुच सराहनीय है। मुझे तो कछुओं की याद आ गई। रघुनाथ हंसा। अगर मास्टर यशपाल एक दिन घर लौटें और देखें कि कोई लंपट चोर उनकी सुंदर रखैल के साथ वह करने वाला है, तो क्या आप, मास्टर यशपाल, भी कानून का पालन करते हुए सबसे पहले शाही रक्षकों को इसकी सूचना देंगे? बिल्कुल, एक और बदमाश किसान हंसते हुए बोला। क्या इस तरह की हरी टोपी पहनना वाकई ठीक है? शायद लॉर्ड यशपाल कई वर्षों से बांझ थे, इसीलिए उन्होंने बेवफाई सहन की और पिता बन गए। हा 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 हा। वे दुष्ट साधक, जिनमें शुरू से ही भय की भावना नहीं थी, जोर से हंस पड़े। यशपाल गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसने अनसुना करने का नाटक किया और कहा, कप्तान जोरावर, कृपया न्याय का पालन करें। ठीक है,
कप्तान जोरावर मान गए, यह उनका कर्तव्य था। वह पागल कहाँ है? वहां। यशपाल ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां धुआं और धूल उड़ रही थी। स्पष्ट रूप से शिवाय वहां काफी नुकसान पहुंचा रहा था। कप्तान जोरावर ने हाथ हिलाया और अपने आदमियों को साथ लेकर आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद उन्होंने शिवाय और छुटकी को खुशी से खेलते देखा और उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने शिवाय का चित्र देखा था। यह ऊपर से मिले सख्त आदेशों के तहत किया गया था। जब तक शिवाय हत्या जैसे जघन्य कृत्य नहीं करता, तब तक उसके हर काम को अनदेखा किया जाना चाहिए और खतरे में होने पर उसकी मदद भी की होनी चाहिए। कप्तान जोरावर, कृपया अधिक नुकसान से बचने के लिए जल्दी कार्रवाई करें, यशपाल ने बगल से कहा, क्योंकि कप्तान जोरावर अचानक चलना बंद कर दिया था। कप्तान जोरावर ने आह भरी, सिर हिलाया और कहा, मैं इस मामले को संभाल नहीं सकता। क्या? यशपाल पागल होने की कगार पर था। शाही रक्षक भी उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यशपाल स्वामी, आप सावधान रहें, कप्तान जोरावर ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। और यशपाल स्वामी को एक सलाह भी दें, आप इस व्यक्ति को किसी भी कीमत पर नुकसान न पहुंचाएं, अन्यथा मुझे डर है कि मेरे पास यशपाल स्वामी को मार गिराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। बकवास। यशपाल बेहद निराश महसूस कर रहा था। उसने शाही रक्षकों को मदद के लिए बुलाया था, लेकिन अब वे उसकी मदद कर रहे थे। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? कप्तान जोरावर ने बोलना बंद कर दिया, हाथ हिलाया और दर्जनों लोग एक तरफ हट गए, मानो वे यशपाल पर नजर रख रहे हों। एक पल के लिए पृथ्वी जल संप्रदाय के सभी लोगों ने मन ही मन कप्तान जोरावर के 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को कोसा। यह तो हद से ज्यादा हो गया था। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। दूसरी ओर शिवाय और छुटकी अभी भी अराजकता फैला रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे पृथ्वी जल संप्रदाय को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। यशपाल ने आह भरी, अपनी आंखें बंद कर लीं और मुट्ठियां इतनी कसकर भींच लीं कि वे थोड़ी कांपने लगीं। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा, युवा स्वामी शिवाय, चलिए मुआवजे के बारे में बात करते हैं। वह पीछे हट गया। बल के बल पर प्रतिस्पर्धा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। शिवाय के साथ साथ स्प्रिट सी रियल्म के साधक और 100 स्प्रिंग रियल्म के साधक हैं, जो पृथ्वी जल संप्रदाय को कुचलने के लिए काफी हैं। यदि वे आधिकारिक मार्ग अपनाते हैं तो वे और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। शाही रक्षक न केवल उन्हें अनदेखा करते हैं, बल्कि उनकी रक्षा भी करते हैं। हम इस तरह कैसे खेल सकते हैं? हा 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 हा। रघुनाथ में सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। यशपाल की कामेहामेहा तकनीक वाकई कमाल की है, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार शरीर को सिकोड़ और फैला सकते हैं। प्रशंसा करना, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं सीख पाऊंगा, रघुनाथ ने तुरंत चिढ़कर कहा। तुम, जो केवल ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के साधक हो, मुझसे अपना अनुयायी बनने की इच्छा रखते हो? वह स्पिरिट सी क्षेत्र का विशेषज्ञ था। इसका क्या मतलब था? स्पिरिट सी दायरे के ऊपर दिव्य सोपान क्षेत्र है, और दिव्य सोपान क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति 8 अति शक्तिशालियां परिवारों के सदस्य और वर्षा साम्राज्य का शाही परिवार हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरे वर्षा साम्राज्य में केवल लगभग 100 लोग ही ऐसे हैं जो लगातार रघुनाथ को दबा सकते हैं। रेन कंट्री की आबादी लगभग 10 करोड़ है। 10 करोड़ लोगों में से शीर्ष 100 में स्थान पाना वाकई प्रभावशाली है ना? शर्तें बदलो, उसने कहा। तो फिर 1 साल के लिए मेरे अंगरक्षक बन जाओ। शिवाय तुरंत मान गया। क्या फर्क पड़ता है? रघुनाथ ने उसे घूर कर देखा। उसे थप्पड़ मारने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन यह याद रखते हुए कि शिवाय के पास अभी भी महान सूर्य हृदय सूत्र के रहस्य हैं, उसके पास धैर्यपूर्वक यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलिए एक और कोशिश करते हैं। भाई रघुनाथ, आप बहुत ज्यादा मीन मेख निकाल रहे हैं। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक है, मैं इतना आलसी हूं कि इस तरह दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। शिवाय ने कंधे उचकाए और छुटकी का हाथ पकड़कर जाने ही वाला था। अरे! कुछ कदम चलने के बाद वह रघुनाथ की ओर मुड़ा और बोला, भाई रघुनाथ, मेरे कपड़े इस तरह पकड़ने का क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें रोका था? तुमने वह किस आंख से देखा? रघुनाथ ने झूठ बोला।
शिवाय हंसते हुए बोला, भाई रघुनाथ, क्या आप यह कह रहे हैं कि जब तक मैं अपनी साधना तकनीक में सुधार नहीं कर लेता, तब तक आप मुझे जाने नहीं देंगे? अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। मैं कोई डाकू तो नहीं हूं। मैं तुम्हें यहां रुकने के लिए क्यों मजबूर करूं? रघुनाथ ने नेक भाव से कहा, लेकिन उसका एक हाथ अभी भी शिवाय के कपड़ों को कसकर पकड़े हुए था और छोड़ने से इनकार कर रहा था। शिवाय मुस्कुराया। उसने कहा, भाई रघुनाथ, अंगरक्षक के रूप में सिर्फ 1 साल की सेवा है, लेकिन बदले में आपको दिव्य मंच क्षेत्र में उन्नति की उम्मीद है। क्या आपको लगता है कि यह बुरा सौदा है? रघुनाथ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आप सचमुच गारंटी दे सकते हैं कि मैं दिव्य मंच क्षेत्र में प्रवेश कर पाऊंगा? किसी कारणवश उसने उस युवक की बेतुकी बात पर विश्वास करना उचित समझा। वह जानता था कि भले ही वह छिपे हुए खतरे को हल कर ले, फिर भी दिव्य मंच क्षेत्र में प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। वर्षा राज्य में दिव्य सोपान क्षेत्र के कितने साधक हैं, और वे सभी शाही परिवार और 8 महान परिवारों के साथ हैं। कुछ अपवाद शक्तिशाली संस्थाओं से संबंधित हैं, जैसे कि स्वर्गीय औषधि मंडप और टाइगर सन अकादमी। मैंने कभी किसी बागी साधक द्वारा ऐसी उपलब्धि हासिल करने के बारे में नहीं सुना है। 3 आदिम आकाश को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, आदिम भारी द्वार को बंद कर देता है, शिवाय ने अचानक कहा। रघुनाथ के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसने पूछा, तुम्हें महान सूर्य हृदय सूत्र का मंत्र कैसे पता है? यह तो वाकई अजीब है। अगर मुझे पता ही नहीं होता तो मैं आपके लिए समस्या का समाधान कैसे कर पाता? शिवाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। रघुनाथ ने आह भरी और कहा, तुम जीत गए। यह लड़का शुरू से ही बिल्कुल शांत था। उसे पूरा भरोसा था कि उसने उसे समझ लिया है। भाई रघुनाथ, निराश मत होइए। भविष्य में आपको पता चलेगा कि यह आपके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था, शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा। रघुनाथ ने सिर हिलाते हुए बेबसी से कहा, आप स्पष्ट रूप से शांति प्रिय व्यक्ति नहीं हैं। अगर मैं आपका अंगरक्षक होता तो शायद मुझे किसी खतरे का सामना करना पड़ता और यहां तक कि मेरी जान भी जा सकती थी। चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत खतरा होगा, लेकिन मौत तो नामुमकिन है। शिवाय ने उसके कंधे पर थपथपाया। भूल जाओ, अब जब मैंने तुम्हारे समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ने का फैसला कर लिया है, तो मैं इसके बारे में और नहीं सोचूंगा। रघुनाथ एक ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से सब कुछ भूल जाता था, और उसने 1 साल तक शिवाय का अंगरक्षक होने की चिंता करना छोड़ दिया। शिवाय ने कहा, 3 आदिम आकाश को तोड़ते हैं, आदिम अवरोध को बांधता है। यह मुहावरा तुम्हारी साधना में समस्या पैदा करता है। मैं एक बार ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसने तुम्हारी ही तरह इस मुहावरे का अर्थ अपनी ऊर्जा शक्ति के एक हिस्से को रीढ़ की तीसरी हड्डी में बांधना समझा था। इससे विस्फोटक शक्ति तो बढ़ सकती है, लेकिन समय के साथ यह तुम्हारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अगर तुम इसी तरह साधना करते रहे तो 3 साल के भीतर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी निश्चित रूप से टूट जाएगी और तुम अपाहिज हो जाओगे। रघुनाथ बेहद दुखी था। स्पिरिट्सी रियल्म के विशेषज्ञ के लिए साधना खोना मृत्यु के समान था। इसके अलावा अपने विलक्षण व्यक्तित्व के कारण उसने कई लोगों को नाराज किया होगा। एक बार साधना खो देने पर कई लोग निश्चित रूप से उसके दुर्भाग्य का फायदा उठाएंगे और उसका भाग्य भयावह होगा। युवा स्वामी शिवाय, इस मंत्र का अर्थ कैसे समझा जाए? उसने झुककर शिवाय से मार्गदर्शन मांगा। शिवाय ने हल्की सी मुस्कान दी। यह एक अजीब संयोग था कि पिछले जन्म में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिसने महान सूर्य हृदय सूत्र का अभ्यास किया था, लेकिन उस विशेष मंत्र के दौरान वह भटक गया था और स्थिति कहीं अधिक गंभीर थी। उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो गई थी। उन्हें किसी ने इस व्यक्ति के लिए हड्डियों को पुनर्जीवित करने हेतु एक दिव्य औषधि तैयार करने का कार्य सौंपा था। सावधानी बरतते हुए उन्होंने महान सूर्य हृदय सूत्र का भी अध्ययन किया ताकि कोई गड़बड़ी न हो। यही कारण था कि वे एक नजर में ही रघुनाथ की समस्या को समझ सके। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं, शिवाय ने कहा। कुछ ही मिनटों बाद रघुनाथ ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसके मन में शिवाय का रुतबा बहुत बढ़ गया था। महान सूर्य हृदय सूत्र के बारे में जानना
अपने आप में ही काफी उल्लेखनीय है, खासकर यह देखते हुए कि उन्हें प्राचीन मकबरे से केवल एक अंश ही प्राप्त हुआ था। तकनीक को जानना एक बात है, असाधारण स्मृति से इसे आसानी से याद किया जा सकता है, लेकिन शिवाय की समझ रटने से कहीं आगे निकल चुकी थी। यह उसके अपने ज्ञान से भी कहीं अधिक गहरी थी, जिससे उसे अचानक ज्ञानोदय के क्षण मिलते थे और जो चीजें वह पहले नहीं समझ पाता था वे अचानक स्पष्ट हो जाती थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शिवाय ने कहा कि उसके पास दिव्य मंच क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर है। दूसरे पक्ष की अंतर्दृष्टि किसी मार्शल आर्ट के उस्ताद जैसी थी, जिससे उसे असीम तुच्छता का एहसास हो रहा था। शिवाय ने उसकी ओर एक नजर डाली और हल्की सी मुस्कान दी। इस व्यक्ति को वश में करने की उसकी इच्छा महज एक क्षणिक निर्णय थी, जो लोकेश की धमकी को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। आखिरकार वृषभान और भास्कर सारा दिन उसके पीछे पीछे तो नहीं घूम सकते थे, लेकिन वह निश्चित रूप से 1 साल के भीतर स्पिरिट सी दायरे तक पहुंच जाएगा। तब रघुनाथ स्वाभाविक रूप से उसकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने 1 साल की समय सीमा तय की है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या रघुनाथ तब तक जाने के लिए तैयार होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह उसे अपने साथ रखने के मूड में है। रघुनाथ को अभी भी कुछ व्यवस्थाएं करनी थीं, इसलिए वे 3 दिन बाद शिवाय को खोजने के लिए टाइगर सन अकादमी जाने के लिए सहमत हो गए। तुमने स्पिरिट सी रियल्म के एक विशेषज्ञ को यूं ही हरा दिया? अन्विका को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। महज एक मामूली स्पिरिट सी दायरे का साधक। शिवाय ने आह भरी। अपने पिछले जीवन में वह स्पिरिट सी दायरे के साधक को द्वारपाल के रूप में भी स्वीकार नहीं करता था, लेकिन अब वह बहुत कमजोर था, इसलिए उसे इसी से काम चलाना पड़ा। अन्विका ने बस अपनी आंखें घुमाईं। अगर कोई स्पिरिट सी रियल्म विशेषज्ञ दीक्षित परिवार में शामिल होता तो दीक्षित परिवार का मुखिया स्वयं उनका स्वागत करने आता और बड़े बड़े वादे करता। अगर मैं दिखावा नहीं करूंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा? मैं भी शिवाय की अंगरक्षक बनूंगी, छुटकी ने चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया। शिवाय दिल खोलकर हंसा और बोला, ठीक है, अब से मैं अपनी सुरक्षा के लिए छुटकी पर ही निर्भर रहूंगा। छुटकी तुरंत मुस्कुरा उठी। वह बेहद खुश दिख रही थी। तीनों के अकादमी लौटने के बाद अन्विका अपने निवास पर लौट गई, जबकि शिवाय छुटकी का छोटा हाथ पकड़े हुए अपने आंगन में लौट आया। दूर से उसने द्वार पर एक महिला को पहरा देते हुए चिंता से चारों ओर देखते हुए देखा। वे सचमुच मीना थे। क्या मैडम सुनैना मुझे फिर से रात के खाने पर बुला रही हैं? शिवाय ने मुस्कुराते हुए पूछा। हे युवा स्वामी शिवाय, कृपया मुझे बचा लीजिए। मीना अचानक घुटनों के बल बैठ गई। क्या हुआ? शिवाय ने पूछा। मीना बस रोने लगी। सौभाग्य से यह जगह काफी सुनसान थी, वरना उसे देखने वाला हर कोई यही सोचता कि शिवाय उसे तंग कर रहा है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? ठीक है, तो जब तुम जी भर के रो लो तब बताओ। शिवाय ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाला था, मीना अंदर घुस आई और अपने पतले हाथ से उसके कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। मैं कह रहा हूं, आप सभी को दूसरों के कपड़े खींचना क्यों पसंद है? छुटकी के लिए तो ठीक है, लेकिन जब पुरुष और महिलाएं दोनों ऐसा करते हैं तो यह मुझे सच में परेशान करता है, शिवाय ने सिर हिलाते हुए कहा। हां, छुटकी ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए अपना रुख स्पष्ट किया। शिवाय मेरा है। मैडम, मैडम, वह मीना स्पष्ट रूप से मजाक के मूड में नहीं थी और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वह फूट फूट कर रोने लगी। शिवाय ने आह भरी और कहा, अगर तुम 3 सांसों के भीतर भी रोना धोना जारी रखोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। नीतू अंदर के कमरे से बाहर आई और शिवाय को गुस्से से घूरने लगी। लगता है कि एक को बाहर फेंकना काफी नहीं है, शिवाय ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए कहा। हाँ, बदमाश, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी साधना 70% तक ठीक हो गई है और मुझे अब तुमसे धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, नीतू ने घमंड से कहा। तो फिर तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते? तुम रोज मेरा खाना खाते हो और मेरी चीजें इस्तेमाल करते हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है? शिवाय ने चिड़चिड़ाते हुए कहा।
नीतू गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे लगा कि इस आदमी में जरा भी शिष्टाचार नहीं है। वे दोनों बेहद खूबसूरत थीं, फिर भी उसने उनके बारे में जरा भी नहीं सोचा। वह बिल्कुल ही सनकी था। रुको, क्या उसे समलैंगिक नहीं होना चाहिए? यह संभव है, अन्यथा वह बहनों के आकर्षण को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? यह सोचकर वह कांपने लगी। हालांकि उन दोनों के दखल के बाद मीना आखिरकार शांत हो गई और बोली, कृपया मुझे अपने साथ ले जाइए, युवा स्वामी शिवाय। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। शिवाय चौंक गया और बोला, क्या आप स्वर्ण मंडप से नहीं हैं? आप यहां आकर मुझसे अपने साथ रहने की गुहार लगा रहे हैं? यह कैसी बात है? क्या आप सबको लगता है कि यह जगह कूड़े का ढेर है? 1 2 3, कौन जाने आगे और भी लोग आएंगे। नीतू तुरंत क्रोधित हो गई। उसने पलटवार करते हुए कहा, तुम किसे कचरा कह रहे हो? युवा स्वामी शिवाय, महोदया बहुत क्रूर हैं। मीना ने फिर से रोते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ और धीरे धीरे बोलो। एक वाक्य बोलकर रोना बंद करो, वरना मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, शिवाय ने कहा। चलो, पहले बैठ जाओ। नीतू ने शिवाय पर आंखें घुमाईं और फिर मीना को घर के अंदर ले गई। उसे बिठाने के बाद उसने उसे शांत करने के लिए 1 कप गर्म चाय डाली। शिवाय ने छुटकी की ओर देखा और छुटकी ने शिवाय की ओर। दोनों ने एक साथ कंधे उचका दिए। वे मालिक थे तो वे परदेसी कैसे बन गए? मीना के हाथ में गर्म चाय का प्याला था। कुछ देर आराम करने के बाद उसने आखिरकार बोलना शुरू किया और पूरी कहानी बताई। संकल्प का जागना एक अच्छी बात होनी चाहिए थी, लेकिन मीना के लिए यह एक बुरे सपने की शुरुआत थी। उसने मैडम सुनैना और संकल्प के बीच बातचीत सुन ली। पता चला कि उसे गोद लेना मैडम सुनैना का भावनात्मक सहारा पाने का तरीका नहीं था, बल्कि शुरू से ही एक सोची मज्झी चाल थी। भट्टी मैडम सुनैना शायद जानती थीं कि उनका बेटा इतनी जल्दी होश में नहीं आएगा, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट के प्रशिक्षण का सुनहरा समय सीमित होता है। क्या वह सचमुच अपने बेटे को शुरुआती लाइन पर ही हारने दे सकती थीं? संयोगवश उसके पास एक अनोखी क्षमता थी जो 2 भागों में विभाजित थी, प्राथमिक और द्वितीयक। एक व्यक्ति द्वितीयक क्षमता का अभ्यास करता था, जबकि दूसरा प्राथमिक क्षमता का। जब दोनों एक साथ अभ्यास करते थे तो प्राथमिक क्षमता का अभ्यास करने वाला व्यक्ति आसानी से द्वितीयक क्षमता का अभ्यास करने वाले व्यक्ति की साधना और यहां तक कि जीवन शक्ति को भी ग्रहण कर लेता था। वह बचपन से जिस कौशल का अभ्यास कर रही थी वह एक गौण कौशल था, और यह सब संकल्प के भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा था। उन्होंने तुरंत कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि संकल्प अभी अभी जागा है और उसने अपनी मुख्य कला का अभ्यास शुरू किया है। जैसे ही उसे कुछ सफलता मिलेगी वह इसका प्रयोग करेगा। उस समय मीना न केवल अपनी सारी साधना शक्ति खो देगी, बल्कि अपनी जीवन शक्ति भी खो देगी और बहुत कम समय में एक बूढ़ी औरत में बदल जाएगी। अगर मैडम सचमुच मुझसे प्यार करती हैं तो मैं खुशी खुशी उनके लिए मर जाऊंगी, लेकिन मैं इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकती। मीना रोते रोते इतनी लाल हो गई कि उसकी आंखें लाल हो गईं। यह तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। नीतू भी आंसू पोंछ रही थी। उसकी आंसू नलिकाएं बहुत अधिक विकसित थीं, जिसे देखकर शिवाय मन ही मन सोचने लगा, तुम एक हत्यारी हो, क्या तुम थोड़ी कम भावुक नहीं हो सकती? शिवाय ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैडम सुनैना कई सालों से अपना कारोबार खड़ा कर रही हैं और राजधानी में उनके पास जरूर संपर्कों और जानकारी का एक बड़ा नेटवर्क होगा। आप इसे मुझसे ज्यादा देर तक नहीं छिपा सकते। अगर मैडम सुनैना आपसे मिलने आती हैं तो क्या आप उनका सामना कर पाएंगे? दत्तक पुत्री को ले जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और शाही कानून भी मैडम सुनैना का समर्थन करेगा। यदि शिवाय इसमें बाधा डालता है तो यह अपहरण माना जाएगा। शिवाय के पास शक्तिशाली समर्थक हैं और मैडम सुनैना के पास भी, और वे काफी दुर्जय हैं। मीना का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसका कोमल शरीर कांपने लगा। अगर सचमुच मैडम सुनैना उसे वापस ले जाती तो वह मरना ही बेहतर समझती। मुझे एक उपाय सूझ गया। उन दोनों के जख्म लगभग ठीक हो चुके हैं। तुम उन्हें लेकर वर्षा साम्राज्य से क्यों नहीं चली जाती? शिवाय ने मीना से कहा। वाह,
उसने एक साथ 3 समस्याओं का हल निकाल लिया। किसने कहा कि हम वर्षा साम्राज्य छोड़ रहे हैं? नीतू तुरंत उछल पड़ी। मुझे उस गद्दार को मारना ही होगा। ऐसा करना तो मानो उन्हें मौत के मुंह में धकेलना होगा। शिवाय ने उनकी योजनाओं पर पानी फेरते हुए कहा, आप लोग ईमानदारी से साधना करते रहिए। महारानी कामिनी एक चाल में फंस चुकी है, इसलिए वह दोबारा नहीं फंसेगी। आपको योजना बनाने का दोबारा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नीतू ने मुंह फुला लिया। वह खंडन करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि शिवाय सही कह रहा था। दोनों पक्षों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था और वे पहल करने का मौका खो चुके थे। उनके लिए महारानी कामिनी की हत्या करना बिल्कुल असंभव था। युवा गुरु शिवाय सही कह रहे हैं। प्रिया भी बाहर आकर बोली, जैसे ही हमारे घाव पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, हम तुरंत वर्षा साम्राज्य छोड़ देंगे। हम बहनें इस दौरान युवा गुरु शिवाय की देखभाल के लिए अत्यंत आभारी हैं और आशा करती हैं कि भविष्य में हमें युवा गुरु शिवाय का एहसान चुकाने का अवसर मिलेगा। हाँ, जितनी जल्दी तुम जाओगे उतना ही बेहतर तरीके से तुम मेरा कर्ज चुका पाओगे, शिवाय ने बिना किसी शिष्टाचार के कहा। छुटकी ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह नीच आदमी नीतू ने गुस्से से कहा, अरे बदमाश, अगर कभी अग्नि राज्य में आकर मुसीबत में पड़ जाओ तो याद रखना कि हमारे पास आना। हम बहनें, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। उसने अच्छा और ठीक शब्दों पर जोर दिया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह बहुत नाराज थी। ठीक है, तुम आज रात उन बहनों के साथ रह सकती हो और कुछ दिनों में चली जाओगी, शिवाय ने मीना की बातों को अनसुना करते हुए कहा। धन्यवाद युवा स्वामी शिवाय, और आप दोनों महिलाओं का भी धन्यवाद। मीना ने झुककर अभिवादन किया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे वे चारों चौंक गए। युवा स्वामी शिवाय, क्या आप वहां हैं? बाहर से एक कोमल मधुर आवाज आई, जिससे मीना अनजाने में कांप उठी और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैडम सुनैना, लियू बहनों ने एक ही समय पर कहा। शिवाय ने सिर हिलाया। उसे मार डालो, नीतू ने तुरंत घोषणा की। उसकी आवाज में हत्या का भाव स्पष्ट था। अपनी बहन को मार डालो, शिवाय ने उपहास उड़ाते हुए कहा। तुमने मेरा अपमान किया? नीतू को बेहद बुरा लगा और उसने तुरंत मुंह फुला लिया। बाहर वाला तो स्प्रिट सी दायरे में है, शिवाय ने कहा। नीतू एकदम चुप हो गई। उसे और उसकी बहन को स्प्रिट सी रियल्म के महारानी कामिनी ने हरा दिया था। अगर वे इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ को मार सकती तो अब उन्हें यहां छिपकर अपने घावों का इलाज नहीं करना पड़ता। हमें क्या करना चाहिए? मीना ने शिवाय की ओर देखा। वह मैडम सुनैना की प्रभावशाली उपस्थिति के आगे पूरी तरह से असमंजस में थी। शिवाय ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम सब अंदर वाले कमरे में जाकर छिप जाओ। तीनों महिलाएं जल्दी से अंदर के कमरे में चली गईं, जबकि शिवाय सामने के दरवाजे तक गई और उसे खोल दिया। द्वार पर मैडम सुनैना बड़े सलीके से खड़ी थीं। उनकी परिपक्व और मोहक अदाएं उस अनुभवहीन युवती से कहीं अधिक थीं। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, युवा मालिक शिवाय, आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे काफी देर तक इंतजार करवाया है। क्या संदेह उत्पन्न हुआ है? शिवाय शांत और संयमित रही। इसमें कोई शक नहीं था कि यह महिला अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन वह बेहद चालाक भी थी। उसने कई साल पहले मीना के खिलाफ साजिश रची थी। अगर मीना ने संकल्प के साथ उसकी बातचीत न सुनी होती तो शायद वह अपनी मृत्यु तक उसकी आभारी रहती। एक बार फिर सोचिए, क्या मैडम सुनैना एक साधारण सी इंसान हो सकती है जो स्वर्ण मंडप के कारोबार को इतना बड़ा बना सकती है? कुछ खास नहीं, बस छुटकी के साथ खेल रही थी, शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकती हूं मैडम? अगर कोई समस्या नहीं है तो क्या आप थोड़ी देर आकर बैठ नहीं सकते? मैडम सुनैना ने मनमोहक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनकी शालीनता झलक रही थी। शिवाय के रोंगटे खड़े हो गए। तुम 40 साल की महिला हो, चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, तुम उसके जैसे युवक का फायदा नहीं उठा सकती, है ना? उसने भौहें चढ़ाकर कहा। पुरुष और स्त्री का अकेले में साथ रहना सुविधाजनक नहीं होता। युवा स्वामी शिवाय, आप तो बड़े ही मजाकिया हैं। आप और संकल्प भाई हैं और आप मेरे जूनियर हैं, फिर आप अकेले कैसे रह सकते हैं? मैडम सुनैना ने लापरवाही से कहा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी।
उनका कोमल शरीर थोड़ा कांप रहा था। युवा स्वामी शिवाय, क्या ऐसा हो सकता है कि आप धातु में किसी रखैल को छुपा रहे हों, इस डर से कि कहीं मुझे पता न चल जाए? वह जबरदस्ती अंदर घुस गई। शिवाय उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सका। स्पिरिट सी दायरे में उसकी शक्ति उससे कहीं अधिक थी। छुटकी ने गुस्से से घूर कर देखा। स्वाभाविक रूप से वह मैडम सुनयना को दुश्मन मानती थी। अगर मैडम सुनयना हमला करती तो छोटी बच्ची को चोट लगने से बचाने के लिए शिवाय ने छुटकी को गोद में उठा लिया। वह मैडम सुनयना के पीछे पीछे चलते हुए बोला, सचमुच मेरी एक लाडली बेटी है जिसे मैंने छुपा रखा है। ओह, कौन है? मैडम सुनयना ने सहज भाव से पूछा। क्या ये बस वही छोटी बच्ची है? शिवाय हंसा। वह जानता था कि मैडम सुनैना को पहले से ही शक था, इसीलिए उसने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की थी। जाहिर है, मीना मैडम सुनैना के दिल में बहुत खास जगह रखती थी, यहां तक कि उसके खिलाफ जाने को भी तैयार थी। इसमें संकल्प का भविष्य शामिल है। एक मां के पागलपन को कभी कम मत आंकिए, वह अविश्वसनीय काम कर सकती है। कुछ देर रुकने के बाद मैडम सुनैना बेकाबू होकर हंस पड़ी। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि शिवाय के सामने वह अपने बालों का प्रदर्शन कर रही हैं, जिससे शिवाय को ठंडक सी महसूस हुई। यह शरीर बहुत बूढ़ा लग रहा था। वह इसे देखना भी नहीं चाहता था। युवा स्वामी शिवाय, क्या मीना कभी यहां आई है? वह अचानक रुक गई और मुड़कर पूछने लगी। हाँ, मैं यहां आ चुका हूं। शिवाय ने सिर हिलाया। कुछ दिन पहले जब मैडम ने मुझे भोज में आमंत्रित किया था, तो क्या मीना को ही नहीं भेजा गया था? क्या मीना आज नहीं आई? मैडम सुनयना ने अर्थपूर्ण लहजे में पूछा। शिवाय जानता था कि अब अपने पत्ते खोलने का समय आ गया है। अगर वह नहीं में जवाब देता है और मैडम सुनयना को मीना यहां मिलती है, तो उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से टूट जाएगा। नहीं, शिवाय ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। हालांकि उसके दिल में हमेशा कमजोरों के लिए दया भाव रहता था, लेकिन वह अपनी गोद ली हुई बेटी के प्रति भी बेहद चालाक था। शिवाय ऐसे व्यक्ति से नफरत करता था। युवा स्वामी शिवाय, क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर मैं एक नजर डाल लूं? मैडम सुनयना ने कहा। अगर मैं कहूं कि मुझे आपत्ति है, तो क्या मैडम मेरी बात सुनेंगी? शिवाय ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, मन ही मन आह भरते हुए, ये कामना करते हुए कि काश रघुनाथ आज आ गई होती। मैडम सुनयना आंगन में टहलते हुए धीरे से मुस्कुराईं और जल्द ही उस कमरे में पहुंच गईं जहां जुड़वा बहनें रहती थीं। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और जब उन्हें वह बंद मिला तो उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अचानक उन्होंने अपनी हथेली से जोर लगाया और एक झटके में कुंडी चकनाचूर हो गई। चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। हल्के से धक्का देकर मैडम सुनयना ने दोनों दरवाजे खोल दिए। आह! कपड़े पहन रही एक महिला ने घबरा कर कहा और जल्दी से अपने सीने को कपड़ों से ढक लिया। वहां कौन है? मैडम सुनैना की निगाहें उस युवती पर पड़ीं जो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मीना से कहीं कमतर थी। इसके अलावा वह मीना को अच्छी तरह जानती थीं। भले ही वह महिला भेष बदले होती, उनकी आंखों को धोखा देना नामुमकिन था। यह महिला स्पष्ट रूप से उनमें से एक नहीं थी। आह, कृपया इसे मेरे लिए गुप्त रखें महोदया। शिवाय ने जानबूझकर आह भरी। कृपया अन्विका को मत बताना। मैडम सुनैना के चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। क्या यह महिला शिवाय की रखैल हो सकती है? इसीलिए वह उसे बार बार घर में प्रवेश करने से रोक रहा था? क्या बात इतनी ही सरल थी? लेकिन यह महिला कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही थी? मन ही मन सोचते हुए उसने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, पुरुष सचमुच लालची और वासना से भरे होते हैं। अन्विका दीक्षित परिवार की एक कुलीन महिला है। आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और शादी के इस अच्छे अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। शिवाय ने बस अजीब सी मुस्कान दी। मैं अब आप दोनों को और परेशान नहीं करूंगी। मुझे कुछ काम है और मुझे अब जाना होगा। अगर आपके पास समय हो तो यंग मास्टर शिवाय, कृपया स्वर्ण मंडप में अक्सर आइएगा। संकल्प आपको और अन्विका को बहुत याद करती है। मैडम सुनैना मुड़ी और चली गईं।
मैं मैडम को बाहर तक छोड़ देता हूं। शिवाय ने पीछे मुड़कर कमरे के अंदर मौजूद प्रिया को आंख मारी और फिर मैडम सुनैना को बाहर तक छोड़ने चला गया। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, मैडम सुनैना अचानक मुड़ी और बोली, युवा स्वामी शिवाय, उस महिला का नाम क्या था? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बस एक भोली भाली लड़की है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी, शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा। मैडम सुनैना ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गईं। शिवाय ने दरवाजा बंद किया और अंदर के कमरे में चली गई। उसी क्षण नीतू और मीना भी पलंग के नीचे से बाहर निकलीं। वे पलंग के तख्ते पर लटकी हुई थीं, अपनी सांस रोके हुए थीं और अब वे जोर जोर से सांस ले रही थीं। उफ, शुक्र है कि बुढ़िया बेवकूफ बन गई, नीतू ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। शिवाय ने सिर हिलाकर कहा, जरूरी नहीं। क्या वह चली नहीं गई? नीतू ने हैरानी से पूछा। वह चली गई है, लेकिन उसने मेरे संदेह को पूरी तरह से दूर नहीं किया है, शिवाय ने कहा। अगर वह मुझसे पूरी तरह से संबंध खराब नहीं करना चाहती तो उसने अभी पूरे आंगन की तलाशी ले ली होती, लेकिन इससे उसे केवल कुछ समय मिल सकता है। वह एक पल के लिए रुका, फिर प्रिया से बोला, तुम्हारी पहचान उजागर हो गई है। मुझे विश्वास है कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम ही वांछित अपराधी हो। असंभव, नीतू ने सिर हिलाया और फिर इतराते हुए कहा, मैंने जानबूझकर अपनी बहन को अभी सामने आने दिया। इससे पहले किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है। क्या तुम बेवकूफ हो? शिवाय ने कांसे के दर्पण की ओर इशारा करते हुए सीधे सीधे कहा, खुद को देखो, तुम दोनों कितने मिलते जुलते दिखते हो। वांछित पोस्टरों में कुछ अंतर तो जरूर होगा, इसलिए तुम दोनों को पूरी तरह से एक ही व्यक्ति माना जा सकता है। उसे अब शाही रक्षकों को सूचित कर देना चाहिए। वे जल्द ही तलाशी के लिए यहां आएंगे और आप तीनों मिल जाएंगे। तब उसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तीनों महिलाएं चिंतित दिख रही थीं। बेशर्मी से हम भागने वाले हैं, शिवाय ने हाथ हिलाया। तुरंत, अभी इसी वक्त अपना वेश बदलकर राजधानी से निकल जाओ। हूं? आपको कैसे पता चला कि हम भेष बदल सकते हैं? नीतू फिर से आश्चर्यचकित हो गई। शिवाय ने आह भरी। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। यह मत भूलो, मैंने तुम्हारी बहन को भेष में देखा है। बेशक, नीतू ने ताली बजाई, फिर उदास हो गई। वह वाकई बेवकूफ थी, हमेशा इस आदमी के हाथों हंसी का पात्र बनती थी। जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, शिवाय ने आग्रह किया। तीनों महिलाओं ने झटपट अपना वेश बदलने की कोशिश की। दोनों बहनें इस काम में माहिर थीं। उन्होंने पहले अपना वेश बदला और फिर मीना का वेश बदलकर उन्हें पल भर में 3 युवकों में बदल दिया। शिवाय को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि तीनों महिलाओं की छाती तो चपटी हो गई, लेकिन उनकी कंठस्थता उभरी हुई थी। उस सभी ने शिवाय के कपड़े पहन लिए, कुछ चांदी के सिक्के लिए और आंगन में ही उन कपड़ों और अन्य वस्त्रों को जला दिया। युवा स्वामी शिवाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भविष्य में एक दास की तरह आपकी सेवा करके आपकी इस महान कृपा का प्रतिफल दूंगी, मीना ने कृतज्ञतापूर्वक झुकते हुए कहा। शिवाय ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर उन बहनों ने तुम्हें बेचा नहीं है तो हम इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। छी, हम मानव तस्कर नहीं हैं। नीतू ने आंखें घुमाईं। उसे लगा कि शिवाय बेहद घृणित है, हमेशा उससे बहस करता रहता है। युवा स्वामी शिवाय, फिर मिलेंगे। प्रिया ने झुककर अभिवादन किया, लेकिन अब वह पूरी तरह से एक पुरुष की तरह दिख रही थी, इसलिए यह अभिवादन बेहद अटपटा लग रहा था। आगे बढ़ो, शिवाय ने हाथ हिलाया। तीनों महिलाएं बाहर निकलीं और देखते ही देखते गायब हो गईं। हा हा हा, आखिरकार थोड़ी शांति मिली, शिवाय मुस्कुराया। दरअसल यही उसका मुख्य लक्ष्य था। किराया न देने वाले 2 किराएदारों से छुटकारा पाने के बाद उसका मूड बहुत अच्छा था। वाह! छुटकी ने खुशी से ताली बजाई। हालांकि उसे पता नहीं था कि वह किस बात का जश्न मना रही है। हालांकि शिवाय सही था। 1 घंटे से कुछ अधिक समय बाद शाही अंगरक्षकों का एक दस्ता आ गया। हालांकि उन्होंने गंभीरता से बात की और बार बार माफी मांगी, लेकिन उन्होंने शिवाय के आंगन की पूरी तरह से तलाशी लेने पर जोर दिया।
बेशक कुछ भी नहीं मिला। वे माफी मांगते हुए विदा हुए, जल्दबाजी में आए और उतनी ही जल्दी चले गए। शिवाय ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वह और मैडम सुनैना पूरी तरह से एक दूसरे के विरोधी बन गए थे। बात यह नहीं थी कि उन्हें कोई मिला ही नहीं, बल्कि बात यह थी कि उन्हें किसी तरह का इंसान ही नहीं मिला। अगर एक इंसान गायब हो सकता है, तो स्वाभाविक रूप से दो या तीन भी गायब हो सकते हैं। मैडम सुनैना ने अपने बेटे के लिए साजिशें रचीं, और यहां तक कि अपनी गोद ली हुई बेटी के खिलाफ भी साजिशें रचीं, जिसे उन्होंने कई वर्षों तक पाला पोसा था। उसके खिलाफ तो उन्होंने साजिशें रच ही दी। ठीक है, तो ऐसा ही सही। मेरे पास पहले से ही बहुत दुश्मन हैं, एक और से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिवाय ने अंगड़ाई ली। खाना पकाने का समय हो गया था। छुटकी पहले से ही उसकी गर्दन से चिपकी हुई थी और लगातार मांस 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 चिल्ला रही थी। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए और आखिरकार रघुनाथ पहुंच गया, लेकिन वह शिवाय के आंगन में नहीं रुका। इसके बजाय उसने पास ही में एक और आंगन ढूंढ लिया, क्योंकि आसपास कई परित्यक्त आंगन मौजूद थे। स्पिरिट्सी दायरे में अंगरक्षक की मौजूदगी से शिवाय को काफी राहत मिली। यह सचमुच एक मजबूत योद्धा बल था। जब तक दिव्य सोपान दायरे से कोई प्रकट नहीं होता, तब तक रघुनाथ को हराना नामुमकिन था। इसके अलावा अगर वह कुछ मार्गदर्शन देने को तैयार हो जाए, तो स्पिरिट्सी दायरे में रघुनाथ अजेय बन जाएगा। हालांकि शिवाय अभी उस मूड में नहीं है। उसकी साधना का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। वह अब ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुका है। वह या तो जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश करेगा या इसी स्तर पर बना रहेगा, जहां उसकी शक्ति में जरा भी वृद्धि नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं था कि वह जीवन प्रवाह चरण को पार नहीं कर सकता था, बल्कि उसके सामने एक विकल्प था। वह आदिम संचय चरण के 10वें स्तर तक पहुंचने का प्रयास भी कर सकता था। यह एक ऐसा लोक है जो केवल किंवदंतियों और कल्पनाओं में ही मौजूद है। कम से कम शिवाय के ज्ञान के अनुसार आज तक कोई भी इस लोक तक नहीं पहुंचा है। 9 की सीमाओं को तोड़ें, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के एक को प्राप्त करें और पूर्णता की प्राप्ति करें। लेकिन क्या यह सचमुच संभव है? पिछले रिकॉर्ड के अनुसार यह महज एक अनुमान था और यह वास्तव में कभी सच नहीं हुआ। शिवाय ने सोच विचार कर एक निर्णय लिया। अपने पिछले जीवन में वह दिव्य लोक में था, इसलिए उसे इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी और वह पहले ही इस चरण को पार कर चुका था। लेकिन अब उसके पास उन्नत लोक की समझ और उस चरण को पार करने की परिस्थितियां दोनों हैं, जिसके कारण वह संकोच कर रहा है। इसकी कितनी संभावना है? शिवाय ने अनुमान लगाना जारी रखा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। यह तो कहा ही जा सकता है कि यह सिद्धांत शायद संभव हो, लेकिन व्यावहारिक प्रमाण के बिना यह सब केवल खोखली बातें हैं। जैसे ही उसने जोखिम उठाने का फैसला किया, उसकी आंखों में धीरे धीरे पागलपन उमड़ने लगा। इस जीवन में उन्होंने अमर दिव्य शास्त्र का अभ्यास किया, जो स्वर्ग और पृथ्वी की एक अद्भुत तकनीक है, जिसका स्तर अतुलनीय रूप से उच्च है। तो ऐसी तकनीक के योग्य होने के लिए क्या उन्हें एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत नींव बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी? मार्शल आर्ट का दूसरा स्तर, ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र, को केवल शुरुआत कहा जा सकता है, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद के 7 क्षेत्र इसी के विकास हैं। उसने जोखिम उठाया। उन्होंने एकांतवास शुरू किया और आदिम संचय दायरे के 10वें स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि हो सकती है। उसके ऊर्जा केंद्र के भीतर 9 बड़े आदिम कोर और 45 छोटे आदिम कोर ने एक 9 महल सरणी का निर्माण किया, जो अत्यंत स्थिर और सूक्ष्म थी। यदि हमें एक और कोर लगाना हो, तो उसे लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? शिवाय असमंजस में था। हालांकि उसने जोखिम उठाने का फैसला किया था, लेकिन उसे वास्तव में यह नहीं पता था कि शुरुआत कहां से करनी है। नवाचार कभी आसान नहीं होता। उन्होंने कई संभावनाओं पर विचार किया, लेकिन एक एक करके उन्हें खारिज कर दिया, क्योंकि अगर वे इन चीजों के बारे में सोच सकते थे, तो उनके पूर्वज भी स्वाभाविक रूप से इनके बारे में सोच सकते थे।
भले ही उन्हें यह अवसर न मिला हो, क्या वे अपने वंशजों को कोशिश करने का मौका नहीं देते? इस कदम को उठाने के लिए किसी को एक अपरंपरागत मार्ग अपनाना होगा, यहां तक कि एक बंद गली या निश्चित मृत्यु की ओर ले जाने वाला मार्ग भी, ताकि संभवतः मृत्यु के कगार से बचा जा सके। शिवाय फिर हिचकिचाया। यदि वह अपने पिछले जीवन के मार्ग का अनुसरण करता, तो एक ठोस नींव रखने पर, अपनी दिव्य आध्यात्मिक जड़ और अमर पवित्र शास्त्र के बल पर, वह निश्चित रूप से अपने पिछले जीवन की तुलना में अधिक तेजी से और अधिक प्रगति कर पाता। ऐसा जोखिम उठाना उसे अनावश्यक लग रहा था। हालांकि उनका संकल्प एक बार फिर दृढ़ हो गया। इस जीवन में वह सबसे बलवान बनेगा। उसका मन शांत हो गया और उसने कई साहसिक योजनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रस्तावित समाधानों में से कई को तुरंत खारिज कर दिया। अंततः केवल 2 को ही चुना। पहली विधि 9 प्रमुख मूल तत्वों को एक दूसरे से प्रतिकर्षित करने की है, जिससे 10वें मूल तत्व के निर्माण के लिए एक विशेष स्थान बनता है। दूसरी विधि सभी 9 प्रमुख मूल तत्वों को आपस में मिलाकर एक महामूल तत्व का निर्माण करना है, जिसे एक भी माना जा सकता है, और यह स्वर्ग के मार्ग के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है, जो एक पारलौकिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके मुकाबले दूसरा विकल्प तो सरासर पागलपन है। शिवाय ने पहली विधि आजमाने का फैसला किया। उन्होंने 9 मौलिक तत्वों को एक दूसरे से प्रतिकर्षित करने के लिए काम किया, जिससे एक विशेष स्थान का निर्माण हुआ। यह कदम संभव है, लेकिन समस्या यह है कि 9 मौलिक कोर ही उसकी शक्ति का स्रोत हैं। अब वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और उसकी सारी शक्ति उन्हीं पर खर्च हो रही है। उसके पास 10वें मौलिक कोर को संघनित करने के लिए अतिरिक्त शक्ति कैसे बच सकती है? शिवाय ने कई तरीके आजमाए, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं कर पाई। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए और वह अभी भी उसी जगह पर फंसा हुआ है। इस समाधान को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है। शिवाय ने आह भरी। वह पहले ही 10 कीमती दिन बर्बाद कर चुका था और अब वह इस तरह और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और न ही कर सकता था। वह जल्द से जल्द जीवन प्रवाह की अवस्था तक पहुंचना चाहता था और काले स्तंभ के रहस्यों को समझना चाहता था। तो चलिए अब दूसरा विकल्प आजमाते हैं। दूसरा विकल्प है नष्ट करके फिर से निर्माण करना। सबसे पहले मौजूदा 9 प्रमुख कोरों को चकनाचूर कर दो और फिर एक नया सुपर प्रमुख कोर बनाओ। यही एक का उद्धार है। यह स्वर्ग के मार्ग के अनुरूप है और कोई पागलपन भरा भ्रम नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट है कि कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। 9 महान आदिम कोर ही उसकी शक्ति का स्रोत थे। जब वे आपस में टकराकर बिखर गए, तो उनसे निकली शक्ति इतनी थी कि उसे 1000 या 10,000 बार भी मारा जा सकता था। ऐसे में बचने की बात ही क्या थी? शिवाय ने ऐसा करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसके ऊर्जा केंद्र में अभी भी काले स्तंभ वाले बाबा का वास था। इस बूढ़े व्यक्ति ने अमर दिव्य शास्त्र का अध्ययन करने के लिए अपने पिछले जीवन को नष्ट कर दिया और फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करके पुनर्जन्म लिया। यह किस प्रकार की शक्ति और करुणा को दर्शाता है? अब जब उसने अपने मूल स्वरूप को ही नष्ट कर दिया है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ करेंगे? हे बूढ़े काले व्यक्ति, हमें इसे विनियमित करने की आवश्यकता है ना? ठीक है। शिवाय थोड़ा मनमौजी था, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। 10वें स्तर का आदिम संचय इतिहास में अभूतपूर्व था और उसे यह भी नहीं पता था कि सही तरीका क्या है। वह केवल काले स्तंभ पर ही भरोसा कर सकता था। अन्यथा ऐसा प्रयास करने की संभावना 10,000 में एक ही होती, तो वह जोखिम उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? जो है सामने रखो। उसने अपने ऊर्जा केंद्र में आदिम कोर को नियंत्रित किया और महान विनाश की शुरुआत की। इसे हासिल करना वास्तव में काफी आसान है, क्योंकि प्रत्येक प्रमुख तात्विक कोर 5 छोटे तात्विक कोर से मिलकर एक नाजुक संतुलन बनाता है। एक बार यह संतुलन टूट जाए तो 5 तत्व बेकाबू हो जाएंगे और स्वाभाविक रूप से स्वयं को नष्ट कर देंगे।
वे एक एक करके नहीं, बल्कि एक साथ आएंगे। निर्माण से विनाश हमेशा आसान होता है। पल भर में सभी मूल तत्व कांप उठे। पांचों तत्व, जो परस्पर सृजन और अवरोध दोनों करते थे, ढहने के कगार पर आ गए, मानो किसी ऊंची इमारत की नींव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हो और विनाश निकट हो। धमाका, धमाका, धमाका। पांचों मौलिक केंद्र एक एक करके ढह गए, लेकिन बाहर की ओर नहीं। इसके बजाय वे अंदर की ओर ढह गए, ठीक वैसे ही जैसे एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। अनंत विशाल आयतन से सिकुड़कर एक अनंत छोटे कण में तब्दील हो जाते हैं। शिवाय का दिमाग झकझोर रह गया। उसे पहले ही बाहरी शक्ति की उपस्थिति का आभास हो चुका था। काले स्तंभ। उसकी दिव्य चेतना ने उसके ऊर्जा केंद्र पर प्रकाश डाला और उसने देखा कि पहले शांत और साधारण दिखने वाला काला टावर अब हल्की रोशनी बिखेर रहा था। टावर पर सुनहरे अक्षर चमक रहे थे, लेकिन शिवाय उनमें से किसी को भी नहीं पहचान सका। ठीक उसी तरह जैसे उस समय के अमर दिव्य ग्रंथ को समझने में 10,000 साल लग जाते। नहीं नहीं नहीं, वनराज ने इस तकनीक का केवल एक स्तर ही समझा है। काले टावर से अपार शक्ति का प्रवाह हुआ, जिसने उसके 45 मौलिक कोरों पर प्रभाव डाला। इसी शक्ति के कारण उसके मौलिक कोर विस्फोट होने के बजाय ढह गए, अन्यथा उसका ऊर्जा केंद्र उड़ जाता। शिवाय के होठों पर मुस्कान आ गई। वाकई उसने सही दांव लगाया था। काले स्तंभ ने अपनी चाल चल दी थी। इससे पहले हुए कई प्रयासों पर काले स्तंभ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि उनमें से कोई भी प्रयास शिवाय के जीवन या साधना को खतरे में नहीं डालता था। इसलिए काले स्तंभ स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय था। लेकिन अगर शिवाय अपने मूल को आत्मविनाश कर दे, तो क्या काले स्तंभ की 10,000 वर्षों की तैयारी व्यर्थ नहीं हो जाएगी? उसने तुरंत अपने मन में उठ रहे विचलित करने वाले विचारों को दबा दिया और संबंधित मौलिक तत्वों को आपस में मिलाना शुरू कर दिया। पृथ्वी को पृथ्वी से, अग्नि को अग्नि से, और अंत में 45 मौलिक तत्वों को पुनः संयोजित करके एक विशाल पंचतत्वीय मौलिक तत्व बनाया गया। यह अभी भी छोटा दिखता है, क्योंकि प्रत्येक कोर 9 बिंदुओं से बना है, जो इसके चरम आकार के एक 10,000वें हिस्से से भी बहुत कम है। लेकिन इसमें निहित शक्ति भयावह है। शिवाय को अचानक एक विचार आया। क्या वह सभी 5 मौलिक तत्वों के मूलों को एक साथ मिलाकर एक एकल अद्वितीय मूल बना सकता है, जो उस मूल के अनुरूप हो जो गायब हो गया था? दोबारा उसने नवगठित 5 मेटाकोर को आपस में जोड़ना शुरू किया। लेकिन यह बेहद मुश्किल है, क्योंकि प्रत्येक मौलिक कोर 9 छोटे मौलिक कोर से मिलकर बना होता है, जो स्वाभाविक रूप से भयानक शक्ति से भरे होते हैं। इसके अलावा पांचों तत्व स्वतंत्र हैं और जल और अग्नि असंगत हैं। इन्हें कैसे मिलाया जा सकता है? शिवाय रुक गई और सोचने लगी। ब्रह्मांड का प्रत्येक तत्व स्वतंत्र है और उन्हें आपस में मिलाने का कोई भी प्रयास स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध का सामना करेगा। हालांकि 5 तत्व परस्पर उत्पत्ति और संयम के माध्यम से एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, जिससे उनका विलय असंभव नहीं है। कहावत है, ताओ 1 को जन्म देता है, 1 2 को जन्म देता है, 2 3 को जन्म देता है, 3 सभी चीजों को जन्म देता है, जिसका अर्थ है कि सब कुछ एक में, महान ताओ के मूल में वापस लौट सकता है। बस ब्रह्मांड मनुष्यों को महान ताओ के मूल को समझने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए इस मायावी एक की अवधारणा मौजूद है। 9 मौलिक तत्वों को तोड़कर फिर से जोड़ने की उनकी इच्छा लुप्त हो चुके एक की अवधारणा के अनुरूप है। लेकिन 5 मौलिक तत्व न तो सच्चा एक हैं और न ही सच्चा मार्ग। यह पिछले जन्म के दिव्य लोक से प्राप्त मार्शल आर्ट की समझ पर आधारित है, अन्यथा ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? पांचों तत्व एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं और सभी चीजों को जन्म देते हैं। एकता की स्थिति में लौटने के लिए हमें इस प्रक्रिया को उलटना होगा और पांचों तत्वों के आपसी संयम का उपयोग करना होगा। शिवाय की आंखें चमक उठीं।
वह जानता था कि उसे क्या करना है। पांचों मौलिक केंद्र एक दूसरे को तब तक रोकते और भस्म करते हैं जब तक कि केवल एक ही एक शेष न रह जाए, एक ऐसा एक जो पांचों तत्वों को एकीकृत करता है। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में इसके लिए पांचों मौलिक तत्वों के परस्पर अंतर्ग्रहण में पूर्ण संतुलन सुनिश्चित करना आवश्यक है। अन्यथा जरा सी भी गलती से पहले किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और उस अद्वितीय लुप्त हो चुके तत्व को पुनः प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। संक्षेप में कहें तो सफलता ही एकमात्र विकल्प है। असफलता का कोई विकल्प नहीं है। यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उसे यह पसंद है। पांचों तत्व परस्पर एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। धातु लकड़ी को नियंत्रित करती है, लकड़ी पृथ्वी को नियंत्रित करती है, पृथ्वी जल को नियंत्रित करती है, जल अग्नि को नियंत्रित करता है और अग्नि धातु को नियंत्रित करती है। आइए मिलकर इसे करें। पंच तत्व अराजकता कमल में हलचल हुई। उसने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, जो नसों के माध्यम से ऊर्जा केंद्र में एकत्रित होकर नई शक्ति उत्पन्न कर रही थी। शिवाय ने पंच तत्व कोर को अंतिम चरण पूरा करने के लिए प्रेरित किया। धातु तत्व का मूल भाग लकड़ी तत्व के मूल भाग को निगलने लगा। लकड़ी तत्व का मूल भाग पृथ्वी तत्व के मूल भाग को निगलने लगा। अंत में अग्नि तत्व ने धातु तत्व के मूल भाग को निगल लिया, जिससे एक श्रृंखला बन गई। शिवाय की दिव्य चेतना ने स्पष्ट रूप से देखा कि पांचों मूल तत्व सिकुड़ रहे थे और धीरे धीरे आपस में विलीन हो रहे थे। अंततः एक बिल्कुल नए मूल तत्व में तब्दील हो रहे थे, जिसमें सभी पांच तत्व धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी समाहित थे। फिर भी वे अविभाज्य थे। यह एक सफलता थी। शिवाय ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था और वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह बेहद कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर उसका मनोबल चरम पर था। यह विरोधाभास बहुत अजीब था। उसने दरवाजा खोला और धीरे से आवाज लगाई, लेकिन पाया कि उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी, लगभग खुद उसे भी पहचान में नहीं आ रही थी। शिवाय! धड़ाम! छुटकी के कान बहुत तेज थे। वह पलक झपकते ही बाहर से दौड़कर आई और धड़ाम से उसकी बाहों में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मानो तोप का गोला लगा हो और शिवाय तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। छुटकी को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपना चेहरा उससे रगड़ते हुए कहा, शिवाय बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। वह मेरे साथ नहीं खेलेगा। बिल्कुल सही। अगर तुम कुछ और दिनों के लिए एकांतवास में चली जाओगी तो छुटकी भूख से मर जाएगी। तभी एक और व्यक्ति पास आया। वह अन्विका थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, तुम 1 महीने से एकांतवास में हो, लोगों को चिंता में पागल कर रही हो। 1 महीना? शिवाय हैरान था। उसकी याददाश्त के मुताबिक इसमें सिर्फ 10 दिन लगे थे। क्या पंच तत्व कोर को संयोजित करने में 20 दिन लगे थे? अब उसका इतना कमजोर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसने इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। मेरे लिए कुछ फल लाओ। मुझे अपनी ऊर्जा वापस पाने की जरूरत है, वरना मैं सचमुच मर जाऊंगा, उसने कहा। तुम बड़े अजीब हो। शोर सुनकर रघुनाथ वहां आया और शिवाय को ऐसे देखने लगा जैसे वह कोई राक्षस हो। रघुनाथ ने कहा, अगर कोई साधारण आदिम संचय स्तर का साधक 1 महीने के लिए एकांतवास में चला जाए तो वह अब तक मर चुका होगा। यह वाकई अजीब है कि तुम अभी भी बोल सकते हो। उसने शिवाय को ध्यान से देखा, मानो वह उसके शरीर का विच्छेदन करके देखना चाहता हो कि आखिर क्या हो रहा है। सच कहूं तो शिवाय ने पहले 10 दिन तो खाना खाया, लेकिन अगले 20 दिन कुछ नहीं खाया। समय का पता ही नहीं चला। वह पंच तत्व कोर को संयोजित करने में लगा हुआ था और जब वह सफलतापूर्वक बाहर निकला तो उसने पाया कि 20 दिन बीत चुके थे। उस समय वह एक अद्भुत अवस्था में रहा होगा, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित, जिसने उसके जीवन को बनाए रखा।
एक बार जब कोई मार्शल आर्टिस्ट पुष्प प्रस्फुटन दायरे में प्रवेश कर लेता है तो उसे जीवित रहने के लिए केवल स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुष्प प्रस्फुटन दायरे में प्रवेश करने के बाद उसका जीवन स्तर बदल जाएगा और वह अब सामान्य भोजन पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहेगा। इससे पहले उसने लुप्त हो चुके व्यक्ति को पकड़ने के लिए पंच तत्वों के मूल तत्व के साथ विलय कर लिया था, जिससे वह स्वर्ग और पृथ्वी के महान मार्ग के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जो अस्थायी रूप से उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के बराबर था, जिससे उसे निर्धारित समय से पहले इस अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति मिली। लेकिन अब जब वह बाहर आ गया है तो उसे तुरंत भूख और कमजोरी महसूस होने लगी है। अन्विका कुछ फल लेकर आई और शिवाय ने तुरंत उन्हें खाना शुरू कर दिया। मांस खाने से पहले उसे अपना पेट भरना जरूरी था, वरना उसका शरीर उसे पचा नहीं पाता। रघुनाथ ने शिवाय को देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है।